Students, most welcome to all. As you know that I have told you about tense, its a types and it's a concept also in my last video, and today I am going to tell you about present indefinite. So students, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है कि टेंस के बारे में जाना था कि ये टेंस क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसके जो है टाइप जो निकल कर के आए थे उनमें से एक टाइप आया था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये रटी रटाई चीज़ों से हम किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते कि जैसे हमने ये जान लिया बस कि ताहती है होता है वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, इतना सुटेबल नहीं है ना, इतना इनफ नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को जानें कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आइए जानते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट कहता है एक्सप्रेसेस अ रेगुलर एक्शन। जो रेगुलर एक्शन इट मीन्स जो हम करते रहते हैं, जो होता रहता है, उसे दर्शाता हो, उसे व्यक्त करता हो, वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अब दिवाली सेलिब्रेट हम डेली तो नहीं करते हैं ना, साल में करते हैं, लेकिन हम जब से पैदा हुए हैं तब से कर रहे हैं, करते रहते हैं। दिवाली, होली सेलिब्रेट हम करते रहते हैं। मैं महेश से मिलने जाता रहता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ जाता हूँ, हो सकता है मैं रोज़ जाता हूँ, हो सकता है मैं रोज़ ना भी जाता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम नहीं बताया। देखो, सेंटेंस कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल, है ना। तो वर्तमान का जो अनिश्चित काल है कि जो काम होता रहता है लेकिन उसकी कोई निश्चितता नहीं है, कभी भी हो जाता है, कभी भी करते हैं, लेकिन हम करते हैं उस चीज़ को, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। अब हम इसके बेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है 3 बेसिस होते हैं। फर्स्ट होता है हैबिट। जब हम हैबिट की बात करते हैं, जैसे मैं देर रात तक पढ़ती हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं देर रात तक पढ़ती हूँ। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इट्स अ माई हॉबी कि मैं देर रात तक पढ़ती हूँ। तो ये हो गई हैबिट, है ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती है। दूसरा आता है आपका यूनिवर्सल फैक्ट। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल फैक्ट वो फैक्ट होता है जिसे कभी बदला ना जा सके, जो सदियों से बदला ना गया हो, है ना। सहस्त्र काल से, कई सालों से यही चलता आ रहा हो, हजारों वर्ष पहले से यही चलता आ रहा हो और आज भी वही हो और आगे भी वही रहेगा। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है ना, सूरज जो है पूरब में निकलता है। अब क्या आपने या आपके कभी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी ने भी क्या सूरज को कभी पश्चिम से निकलते हुए देखा है? नहीं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि सूरज पूरब से ही निकलता है। राम और कृष्ण के ज़माने में भी सूरज पूरब से ही निकलता था, आज भी सूरज पूरब से ही निकलता है और आगे भी जो है सूरज पूरब से ही निकलेगा। तो ये आपका क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट। इट मीन्स जिसे बदला ना जा सके कभी भी, वह भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। उसके बाद हम थर्ड बेस की बात करते हैं, तो वो होता है आपका रूटीन लाइफ। रूटीन लाइफ इट मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, है ना, मैं टीवी देखती हूँ। अब ये टीवी देखना, खाना, नहाना, ये क्या है? ये डेली वाले वर्क है, रूटीन वर्क है ना। ऐसा तो नहीं कि अब 2-4 दिन छोड़ करके सोते हैं या 2-4 दिन बाद खाना खाते हैं, ये तो हमारे डेली वर्क में काउंट होते हैं। तो जो रूटीन वाले होते हैं, जिन्हें हम मोस्टली करते ही हैं, वो भी आपके किस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स? वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, ये तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। अब हम अगर किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उससे पहले हमें उसका आइडेंटिफाई करना भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। हमें ज़रूरी होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, कि हम कैसे ये जानेंगे कि यही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसके लिए यहाँ पर हम आते हैं, इसका एक पॉइंट यही होता है। अब आती है ये बात कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ताहती है होता है, इट मीन्स राम सोता है, सीता गाती है, वे पढ़ते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ और मैं स्कूल जाती हूँ। तो जहाँ पर ताहती है ते है सेंटेंस के लास्ट में आता है, वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
आगे बात करते हैं सेंटेंस की। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस किया था। अब इसी तरह से हम सेंटेंस के टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि ज़रा सेंटेंस को कितने तरीके से हम बना सकते हैं। आपके सामने सेंटेंस को कितने टाइप्स में प्रेजेंटेट किया जा सकता है, तो देखते हैं। सबसे पहला देखो जो है आपका पार्ट आता है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिक्लेरेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटेंस का डिक्लेरेशन हो जाता है, डिक्लेयर होता है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, आई मीन नकारात्मक मीन्स नहीं, या किसी भी प्रश्न का होना नहीं होता, ठीक है ना, कि उसमें जो है ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें नहीं हो और प्रश्नवाचक हो, होता ही नहीं है, वो आपके क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, राम घर जाता है। अब राम घर जाता है में ना तो नेगेटिव है कि राम, इसमें कहीं नेगेटिविटी है नहीं है, पॉजिटिव है, सिंपल सेंटेंस है कि राम घर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में नहीं का यूज़ होता है, इट मीन्स जो नकारात्मक होते हैं, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पॉजिटिव में क्या था, सिंपल में कि राम घर जाता है। अब अगर हमने इसे नेगेटिव बना दिया तो हमने क्या बना दिया इसे? राम घर नहीं जाता है। यहाँ पर नहीं का यूज़ हो गया। तो जिन सेंटेंसेस में नहीं का यूज़ हो जाता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की, इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, पहले हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस की कि जिसमें ना तो नहीं होता है और ना ही कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। फिर हमने बात की नेगेटिव सेंटेंस की कि उसमें नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखो, वैसे तो कहते हैं कि जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटरोगेशन मार्क भी होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यस दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है वही आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब ही यही होता है कि आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है या किसी भी थर्ड पर्सन से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो वो आपका क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमने उसे नेगेटिव बनाया था कि क्या राम नहीं जाता, सॉरी राम नहीं जाता है। अब हमने उसे इंटरोगेटिव बना दिया, क्या राम जाता है? तो क्वेश्चन हो गया। ये क्या लग गया पहले कि क्या राम जाता है। इसका मतलब क्या कि अभी वो डाउट में, क्वेश्चन है कि जाता है या नहीं जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या राम जाता है, तो दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम जरा इसके 4 पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की विशेषता ये होती है कि वो इंटरोगेटिव तो होता ही है, साथ साथ नेगेटिव भी होता है। मतलब उसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन उसमें नॉट का यूज़ भी होता है। ऐसा कैसे होता है देखते हैं। सेंटेंस था इंटरोगेटिव में कि क्या राम जाता है, लेकिन इंटरोगेटिव में होगा क्या राम नहीं जाता है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव पॉजिटिव में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या राम जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव में यही क्वेश्चन हो जाएगा, क्या राम नहीं जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। एंड दिस इज अ लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। क्वेश्चन वर्ड इट मीन्स कब, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ। इस तरह के वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिन्हें WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस या प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है? आइए जरा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि लंबा चौड़ा रूल मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। बेहतर है कि हम उसका स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से उसको जो है देख लेंगे, हमें समझ आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर सिंपल की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका रूल कहता है। अब लेकिन हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है किस पर टिका हुआ है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट ही नहीं है तो सेंटेंस कैसा। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, सब्जेक्ट को भी 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है एक व्यक्ति, जैसे कि मैं। जब हम सिर्फ अपने बारे में बात करते हो, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, हम खाना खाते हैं, हम बाजार जाते हैं, मैं बहुत सोती हूँ, तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आई और वी, यही 2 वर्ड होते हैं जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यही 2 वर्ड होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में आ जाता है आपका कोई दूसरा व्यक्ति, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम पत्र लिखते हो। अब हम ये किससे कह रहे हैं? जब हम तुम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बात तो ये क्लियर है कि हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। कोई सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब तुम। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, वहाँ पर क्या आ जाता है आपका सब्जेक्ट? यू आपका सेकंड पर्सन होता है। अब आती है बात थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में स्टूडेंट्स होता है ही, शी, इट, दे या एनी नेम, कोई भी नाम हो। ही किसके लिए आता है आपका? मेल पर्सन के लिए, जहाँ पर वह का यूज़ हुआ हो और मेल पर्सन अगर आपको शो हो रहा है तो वहाँ पर आप ही का यूज़ कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में। उसके बाद शी फीमेल पर्सन के लिए, उसके बाद आपका आ जाता है इट और दे और या कोई भी नाम। जब कोई, जैसे कि मैं आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूं, जैसे महेश बहुत सोता है, महेश रामायण पढ़ता है, तो ये मैं किसके लिए बात कर रही हूँ? मैं आपसे किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की कंडीशन आ जाती है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, कि वह स्कूल जाता है। मैंने किसी थर्ड पर्सन की बात आपसे की कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका? थर्ड पर्सन। तो ही, शी, इट, दे या एनी नेम। अब जरा हम फिर से चलते हैं एक बार स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर क्या कहता है आपका कि सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है या ही, शी, इट कोई भी हो सकता है। फिर आता है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, सेंटेंस को बनाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको सेंटेंस देखकर ये लग रहा हो कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, एक जा रहा है, वे स्कूल जाते हैं, बहुत सारे हैं, तो जहाँ पर बात सिंगुलर की है तभी मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ होगा, और प्लूरल की बात आती है तो वहाँ पर मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। अब मेन वर्ब का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्शन वर्ब से, जिसकी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज किया जा सके। जो क्रिया होती है, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, पीना, रोना, हंसना, नाचना, बजाना, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। जैसे अब मैंने एक वर्ड उठा लिया राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हमें राइट को चेंज करना है तो ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। राइट का सेकंड फॉर्म हो गया रोट, यस राइट, रोट। उसके बाद थर्ड हो गया आपका रिटन। तो मेन वर्ब क्या होती है कि जिस एक्शन वर्ब को फॉर्म में चेंज भी किया जा सकता है, एक्शन वर्ब जिसमें क्रिया दिखाई दे रही हो कि ऐसा हो रहा है, करते हैं, तो वो आपकी मेन वर्ब कहलाती है। तो रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कहता है राम घर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल कहता है कि राम घर जाता है। अब यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट। अब राम क्या है? सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली ये सिंगुलर है। देखिए, आपको पढ़ के भी समझ आ जाएगा कि एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया राम। उसके बाद बात करते हैं एक्शन वर्ब की, आई मीन मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है? जाना, जाता है, क्योंकि गो
गो को भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, गो, वेंट, गॉन। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस ए आई एस का यूज़ भी करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए हमने मेन वर्ब गो में ई एस का यूज़ कर दिया, तो वो गोज़ हो गया, राम गोज़ टू, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया राम गोज़ टू होम। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि वे बाज़ार जाते हैं, तो अब वे बहुत सारे लोग हो गए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे, फिर जाते हैं दे गो टू, क्योंकि गो इसलिए आएगा क्योंकि वे हैं, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो दे गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, दे गो टू मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा हम इसके सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप आपका क्या था, नेगेटिव सेंटेंस। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस की बात की थी, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। इसको भी समझ लेते हैं भैया। स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका जरा देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखिए हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होता है। सिंपल में मेन वर्ब में ही एस ए आई एस लगा करके काम चल जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, रूल देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे हमने सिंपल में रखा था, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका सब्जेक्ट आएगा। फिर अगर सब्जेक्ट आपका, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ होगा, प्लूरल है तो डू नॉट का यूज़ होगा। उसके बाद मेन वर्ब में एस ए आई एस नहीं आएगा क्योंकि डू और डज नॉट का यूज़ हो चुका है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब वह फुटबॉल नहीं खेलता है, सॉरी वह फुटबॉल नहीं खेलती है। ओके राइट, वह फुटबॉल नहीं खेलती है। अब वह क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन, वह किसी थर्ड पर्सन की बात करें कि वह फुटबॉल नहीं खेलती है, लेकिन वह क्या है, वह थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर भी है, तो वह क्या है, शी। अब सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज, तो शी डज नॉट। उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया प्ले। यहाँ पर एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डज नॉट का यूज़ हो चुका है, इसलिए हमने सिंगुलर के साथ भी एस ए आई एस का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो शी डज नॉट प्ले द फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक प्लूरल का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि वे खेत नहीं जोतते हैं, वे खेत नहीं जोतते। अब यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों की बात की जा रही है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर दे, अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट वी पुट डू नॉट। ओके, डू नॉट का यूज़ हमने कर दिया, तो दे डू नॉट। फिर आपका आ गया एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है आपकी, प्लो, जोतना, है ना, तो दे डू नॉट प्लो। फिर आपका आ गया ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट प्लो द फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक कि आप मुझे समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पेशेंस रखेंगे, आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखो स्टूडेंट्स, पिछले सेंटेंसेस में हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस की। उसके बाद हमने क्लियर किया नेगेटिव सेंटेंस को और उसके स्ट्रक्चर को जाना, किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब उसी में हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसका स्ट्रक्चर जो है ज़रा देखते हैं ध्यान से कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डू और डज आ जाता है। आई मीन जहाँ पर अब तक हम सब्जेक्ट रखते थे, सब्जेक्ट के प्लेस पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो डू और डज आ जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डू और डज का यूज़ आप कर चुके हो। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क इसलिए आएगा बिकॉज दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सेंटेंस में डू और डज का यूज़ करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपकी जो एक्शन वर्ब है वो फर्स्ट आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस कहता है क्या मैं सोता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।
क्या मैं सोता हूँ? अब क्या मैं सोता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, सबसे पहले डू और डज का यूज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या कहता है? मैंने आपको अभी बताया था कि जो मैं होता है, मैं कहने के लिए तो वो सिंगल होता है, सिंगुलर कहना चाहिए, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल वाली ही यूज़ करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही, प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वही यूज़ होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डू को यूज़ करते हैं, इसलिए हमने आई के साथ भी यहाँ डू का यूज़ किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि डू को सबसे पहले लाना चाहिए, तो इसीलिए हमने डू का यूज़ सबसे पहले किया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा है अपना डू आई, फिर क्या आ गया आपका डायरेक्ट एक्शन आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। डू आई स्लीप। ओके स्टूडेंट, डू आई स्लीप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वो आ गई डू आई स्लीप। इसी तरह से हम अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या रीता कपड़े धोती है? अब क्या रीता कपड़े धोती है? भाई अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या है? रीता। रीता मतलब सिंगुलर है, एक बच्ची की, एक लड़की की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आपकी? डज रीता। फिर आपका आ जाएगा एक्शन वर्ब वॉश द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोथ्स। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? डज रीता वॉश द क्लोथ्स। ओके स्टूडेंट्स, डज रीता वॉश द क्लोथ्स। क्या रीता कपड़े धोती है? ओके स्टूडेंट्स, आप इसे पेशेंस के साथ देखते रहिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट जो भी है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है ना। अभी हमने इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बताया था। आइए हम उसके भी ज़रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका जो है स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए कि डू और डज का यूज़ तो हम करेंगे ही, क्योंकि इंटेरोगेटिव का रूल ही यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख दी जाती है, सब्जेक्ट से भी पहले। तो हमने डू और डज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का यूज़ कर देंगे। जब नॉट की बात आती है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डू और डज लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए हम भी ज़रा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए सेंटेंस कहता है, क्या राधा बांसुरी नहीं बजाती है? अभी तक तो हमने सेंटेंस इंटेरोगेटिव में ही पढ़ा था, है ना, नेगेटिव नहीं था, वो सिर्फ इंटेरोगेटिव था, जिसमें हम क्या करते थे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बीच में नॉट भी आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज़ भी होगा। तो एग्जाम्पल कहता है, क्या राधा बांसुरी बजाती है? अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमने डज लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है राधा। डज राधा आ गया, अब क्या था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, क्योंकि क्या राधा बांसुरी नहीं बजाती, तो डज राधा नॉट, फिर आपका आ गया एक्शन वर्ब प्ले द फ्लूट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया? डज राधा नॉट प्ले द फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी, कि क्या राधा बांसुरी नहीं बजाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अब हम बाद में लास्ट में जो है सबसे ज़्यादा लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हमारा लास्ट पार्ट है सेंटेंस का, डबल इंटेरोगेटिव, कि अब हम इसे कैसे बनाते हैं। अब ये लास्ट रह गया है, तो ज़रा पेशेंस के साथ हम इसे भी देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब समझते हैं? क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि सेंटेंस के बीच में जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड आया, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे राम खाना क्यों खाता है, तो क्यों आ रहा है ना बीच में, तो क्यों का मीनिंग हम सबसे पहले लिख देंगे वाई। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते थे, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सेंटेंस के बीच में जो वर्ड आया है उसी की मीनिंग हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपका आएगा डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल, फिर आपका आ जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये जरा आप एग्जाम्पल देखेंगे ना तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तुम प्रतिदिन कहाँ जाती हो?
क्वेश्चन पुटअप किया गया कि तुम प्रतिदिन कहाँ जाती हो। अब यहाँ पर देखो कहाँ बीच में आ रहा है, इससे हम समझ गए कि ये क्या है, हमारा डबल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है। कहाँ कहाँ आ रहा है, ये बीच में। तो कहाँ की स्पेलिंग हमने सबसे पहले लिख दी। अब भाई कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर, तो वेयर हमने सबसे पहले रख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट वेयर, क्वेश्चन वर्ड वेयर। अब आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आएगी, तुम क्या है आपका प्लूरल, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा यहाँ, डू। वेयर डू यू, फिर आपका एक्शन वर्ब आ जाएगा, वेयर डू यू गो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका टाइम दे दिया है कि प्रतिदिन, तो वेयर डू यू गो, प्रतिदिन क्या होता है, एवरी डे। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, वेयर डू यू गो एवरी डे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, वह रामायण क्यों पढ़ती है, ये देखिए हमारा प्लूरल वाला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, इसका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। अब हम बात कर लेते हैं सिंगुलर सेंटेंस की। वह रामायण क्यों पढ़ता है, अब यहाँ पर भी क्यों बीच में आ गया, क्यों बीच में आने का मतलब है कि ये डबल इंटेरोगेटिव है। ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कंपलसरी नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ेंगे आगे, फ्यूचर भी पढ़ेंगे हम। किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो दैट इज 100% श्योर दैट इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसे बनाने का फॉर्मूला यही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती जाएंगी। जैसे इसमें डू और डज आ रहा है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इज एम आर का यूज़ भी करेंगे, हैज़ हैव हैड का यूज़ भी करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे, कई सारे हेल्पिंग वर्ब है जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो अभी हम इसको फिलहाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वह रामायण क्यों पढ़ती है, तो हमने सबसे पहले क्यों को ला दिया। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, तो WHY वाई। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डज, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ड, तो वाई डज ही। फिर आ गया हमारा एक्शन, वाई डज ही रीड, फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट, वाई डज ही रीड द रामायण। ओके स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ देखिएगा, ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ आएगी। कोशिश मैंने पूरी तरह से यही की है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल जो है, जहाँ पर भी आपको जितनी भी ग्लिचेज इसमें होती हैं वो सारी आपके बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।